अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि कल स्विट्ज़रलैंड के अंदर 4 कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठे हुई हैं। उनमें पाकिस्तान, यूएस, ईरान और कतर शामिल हैं। और इन कंट्रीज़ के इकट्ठे होने का मोटिव क्या है? बेसिकली यूएस और ईरान के दरमियान ये जो पिछले कई महीने से एक वॉर की सिचुएशन है, पूरा मिडल ईस्ट इस वॉर के अंदर है, तो इस सिचुएशन को ख़त्म किया जाए और परमानेंटली यूएस और ईरान के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज़ है, जो ये एक दुश्मनी है, उसको ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर एक मेन मीडिएटर है, कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन फैक्ट है, ये मीडिएशन की अटेम्प्ट जो है ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी। और ये एफर्ट हमने ऐसे टाइम्स में स्टार्ट की जब किसी को भी नहीं था लग रहा कि ये जंग है जो अब रुकने का नाम लेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बंद थी, जो कार्गो शिप्स वहां से गुजर रही थी उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही थी। और सबसे जो बड़ी बात थी कि यूएस और इजराइल आपस में एकजुट होकर खड़े थे। आज अगर आप यहाँ पर बात करेंगे हमारी मीडिएशन एफर्ट की, तो ऑल्दो मीडिएशन एफर्ट अभी भी चल रही है, लेकिन सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। और इस सिचुएशन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुआ है, वो इस तरह से है कि अब यूएस के अंदर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजराइल को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही। आज बात जो है तलख कलामी पे आ गई है। कल को हो सकता है कि इजराइल को जाने वाली जो मिलिट्री एड है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन कट कर दिया जाए, बिकॉज ज्यादातर इजराइल की जो मिलिट्री है वो ऑपरेट ही अमेरिकन फंडिंग के ऊपर करती है और उसी फंडिंग के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में ये अपनी जो पावर है उसको प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पर ऑल्दो मीडिएशन कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन ऐसे ऐसे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि आज से पहले कोई सोच नहीं सकता था। आज नहीं तो कल यहाँ पर इजराइल को अपने जो लेबनान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज सिंपल सी बात है कि आपने अमेरिका को उसके अगेंस्ट में ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी लेजिटिमेसी के लिए इजराइल के सामने एक स्टैंड लेना होगा, और अगर वो बात नहीं मानते तो उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं उनको भी लेना होगा। जिस तरह से पहले बताया कि मिलिट्री एड को ये कट ऑफ कर सकते हैं, और इस एक्शन से कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो एक टफ स्पॉट में आएगा और उसे अपने लेबनान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा। और यही यहाँ पर ईरान की एक मेन कंडीशन है, जिसको पूरा करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। एंड देन इसके बदले में यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर से जो सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाएगा, इनके जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको रिलीज किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट है वो इस एक रोड ब्लॉक के साथ जो कि इजराइल पोज कर रहा है, उसके बाद आसानी से ये एफर्ट सॉर्ट आउट हो जाएगी और ईरान और यूएस के दरमियान फाइनली जो एक एग्रीमेंट है वो तय पा जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर ईरान से सैंक्शंस हटेंगे, वो अपना ऑयल जो है वो पूरी दुनिया को लीगली बेच पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाला है, जिसकी इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं कि क्रूड ऑयल और गैस की जो पाइपलाइंस हैं डेडिकेटेड, उनको ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एस्टैब्लिश किया जाएगा। यानी कि ईरान से डायरेक्टली ऑयल एंड गैस जो है वो पाकिस्तान में फ्लो हो पाएगा। अब ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको यहाँ पर वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बिकॉज ईरान की शक्ल में आपके पास एक सिक्योर जो ऑयल सप्लाई लाइन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। और अपने हमसाए में ऐसा एक मुल्क मौजूद होना जिसके पास तेल के बहुत सारे ज़खायर हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी को ख़त्म कर देगा कि जो हमें अपना सारा ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट है उसको अरेबियन सी के थ्रू करना पड़ता है। और किसी भी वॉर के चलते अगर वो सप्लाई लाइन जो है वो थ्रेटन हो जाती है, वहां पर ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की जाती है, तो आपकी जो एक लिटरल एंड ओनली सप्लाई लाइन है अरेबियन सी के थ्रू, वो थ्रेटन हो जाएगी, कट ऑफ भी हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। यहीं पर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हट जाएंगे। उनके साथ हम ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो कम से कम हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन होगा कि एनर्जी के हवाले से अरेबियन सी के अंदर हमारी जो सप्लाई रूट्स हैं अगर ब्लॉक होते हैं तो उन्हीं ज़रूरियात को हम ईरान के थ्रू पूरा कर सकते हैं। ये एक ऐसा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है जो कि आपको वॉर के अंदर, किसी भी जंग के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी सपोर्ट करेगा और पीस टाइम्स यानी कि ज़माना अमन के अंदर भी सपोर्ट करेगा। तो ईरान और यूएस के दरमियान मीडिएशन करवाना, इन दो कंट्रीज के दरमियान जंग रुकवाना और ताल्लुकात को बेहतर करवाना, इसके एडवांटेजेस पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बोथ फाइनेंशियली भी, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली भी, और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाइज भी आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज अगेन दोबारा से आप अफगानिस्तान वाली जो सिचुएशन है अपने दरवाजे के ऊपर हैंडल नहीं कर सकते। ईरान के अंदर अमन रहेगा, वहां पर एक इस्लामी गवर्नमेंट रहेगी, तो इसका डायरेक्टली एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को है। और ये पॉइंट मैं यहाँ पर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस वॉर को रोकना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज ना सिर्फ यहाँ पर वॉर रुकने वाली है, बल्कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी ऑलमोस्ट हटने वाले हैं, जिसके बाद आप फ्रीली उस कंट्री के साथ ट्रेड कर पाएंगे।
बाकी देखो कल से यहाँ पर दो हमारे जो ट्रेडिशनल एनिमीज हैं, इंडिया और इजराइल, इन दोनों का आपको पता है कि रिएक्शन इस मीडिएशन एफर्ट को देखकर कैसा आना था और कैसा आ रहा है। इंडिया वैसे नहीं यहाँ पर चाहता है कि पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज के ऊपर राइज करे और इजराइल वैसे ही इस पूरी मीडिएशन एफर्ट को सैबोटाज करने की कोशिश करे। इसी वजह से दोनों कंट्रीज की स्टेट और इनका जो मीडिया है इस टाइम के ऊपर पूरा फोकस जो है पाकिस्तान के ऊपर है और स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज के ऊपर है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन जो है वो मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद से चेंज हुई है। मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद से आपने मिलिट्री के अंदर जो अपग्रेडेशंस की हैं, रॉकेट फोर्स एस्टैब्लिश की हो, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट हो, तो इस रोड मैप की वजह से स्पेशली इजराइल जैसी कंट्री जिसको आज से पहले मिडिल ईस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था कर सकता, अमेरिका उसके साथ खड़ा था। तो आज सिचुएशन क्या है कि इजराइल पूरे तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको एज अ थ्रेट देखने लग पड़ा है। उनका जो थ्रेट मैट्रिक्स है उसके अंदर अब पाकिस्तान भी ऐड होता जा रहा है और ये चीज इनकी जो मीडिया कैंपेन है उसके अंदर क्लियरली विजिबल है। पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे आर्टिकल्स को डिस्कस किया है जिनके थ्रू पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। और इवन कल से इनके जो सोशल मीडिया सर्कल्स हैं उनमें डिस्कशन इस हद तक हो रही है कि ये कह रहे हैं कि हम चाहें तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करके हमें जो थ्रेट पोज होता है उसको हम खत्म कर सकते हैं। सेम वही माइंडसेट जो कि इनका 1980s 90s के अंदर था कि पाकिस्तान से अगर हमें न्यूक्लियर थ्रेट पोज होता है तो हम पाकिस्तान के अंदर जाकर उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे पाकिस्तान कभी एक न्यूक्लियर पावर बन नहीं पाएगा। उन अटेम्प्ट्स का यहाँ पर क्या हाल हुआ, हिस्ट्री में बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ नोट की गई है और आगे भी अगर इनको लगता है कि पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ ऐसा ये कुछ कर सकते हैं तो इनको यहाँ पर शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है उसको दोबारा से रिसर्च करने की जरूरत है कि एक्चुअल में उस मिसाइल की यहाँ पर रेंज कितनी है। पब्लिक में आपको पता है कि डिटेल्स और होती हैं, लेकिन खैर देखो यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है पाकिस्तान के अंदर हमारी लीडरशिप के साथ, चाहे वो स्टेट की हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, लाखों इख्तलाफात जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। मई के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 7 मई के बाद से कुछ लोगों को लगा था कि पाकिस्तान तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मिलिट्री को इतना कोई सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान को डोमिनेट करने में। एक्चुअल में क्या हुआ, रियलिटी क्या थी, उसका मुझे और आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। और इसके अलावा अगर किसी कंट्री ने आकर यहाँ पर अपना शौक पूरा करना है तो उसके लिए भी वो पंजाबी में कहते हैं जी आया नू। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर वो स्टेप लेंगे जो कि हमें नेसेसरी लगेगा, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहतर है और उस चीज़ को करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।